everyone and welcome back to my channel Padhai Likhai. So today we will study class 8 civics first chapter, that is the Indian Constitution. And in this video we will study about what is Indian Constitution, why we need Indian Constitution. So to begin this chapter, let's take an example. Imagine that you are playing the game football. As you know, this game involves players' feet. एंड नाउ इमेजिन कि लोग पैरों से खेलने की जगह हाथों से खेल रहे हैं, कैसे भी बॉल पास कर रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, कोई रूल नहीं है गेम में. तो क्या वो गेम रह पाएगा? वो फुटबॉल कब रग्बी में कन्वर्ट हो जाएगा पता ही नहीं लगेगा. सिमिलरली विद हॉकी, अगर हम उसमें रूल्स नहीं रखेंगे तो आपस में लोग लड़ेंगे, झगड़ेंगे. गेम को सक्सेसफुल बनाना है तो उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस तो हमको चाहिए ही चाहिए. बिना रूल्स के गेम ही नहीं लगेगा. वी हैव टू कीप इन माइंड द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द गेम टू मेक इट सक्सेसफुल. अब सिमिलरली जैसे हमें एक छोटे से किसी भी गेम में या किसी भी स्पोर्ट में हमें रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, ताकि कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो और गेम अच्छी तरह से खेला जाए. सिमिलरली हमें अपनी सोसाइटी के लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस चाहिए ही चाहिए. रूल्स एंड लॉज आर रिक्वायर्ड टू गवर्न दी सोसाइटी. इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनी रहेगी. और हम एक बड़े पैरामीटर में देखें तो आ कंट्री ऑल्सो नीड सम रूल्स एंड लॉज. तो ये रूल्स मिलेंगे कहाँ? Find such rules and laws in a written document called Constitution. अब written document है, that means कि सारे के सारे rules and laws written form में available है. किसमें? हमारी Constitution में. अब Constitution है क्या? ये करता क्या है? A Constitution is a book or a written document or a set of rules that guides how a country, a state or other organization works. ये बताता है कि कैसे एक कंट्री को काम करना चाहिए, किन रूल्स और लॉज के दायरे में रह के काम करना चाहिए, how a country is governed, how power is distributed and controlled and what rights its citizens possess. ये citizens को उनके fundamental rights और principles के बारे में बताता है. It explains that what is right and what is wrong. It makes us understand that what are the things we should do and what are the things we must follow. Before starting that why does a country need constitution, the book has given two main points that are all democratic countries have constitution, but it is not necessary that all the countries having constitution are democratic. इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है कि सारी की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा ही होगा, पर ये जरूरी नहीं कि हर वो कंट्री जिसका कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक हो. All the democratic countries have constitution, but it is not necessary that all countries having constitution is a democratic country. Let's move to the point on designing the Indian Constitution. अब हुआ क्या था कि ब्रिटिश रिवॉल्ट्स वर टेकिंग प्लेस. ऑल्सो एट द सेम टाइम इंटरनल mutinies were going on. Despite that, there arose a feeling that there must be some rules and regulations जिनको हर एक इंसान, हर एक सिटीजन हमारी कंट्री का फॉलो करे और उन रूल्स को ओबे करे. ईच एंड एवरी रिलीजन, कास्ट, हर किसी को, चाहे माइनॉरिटी से हो, एससीज, एसटीज, ओबीसीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर किसी को, हर एक इंसान को उनका इक्वल राइट मिले, सो दैट दे कैन रिप्रेजेंट देमसेल्व्स. एवरीवन शुड हैव देयर ओन रिप्रेजेंटेशन. So all these things were kept in mind and we had a constitution. It gained momentum in December 1946. It took 3 years between December 1946 and November 1949 and we finally drafted our constitution in November 1949. But it came into force on 26 January 1950.
Now the next point is, why does a country need a constitution? Because it lays out certain ideals that we citizens aspire to live in. Let's explain this with an example. हम नेपाल की कंट्री का एग्जाम्पल लेंगे. अब वहाँ पे क्या था कि किंग ज्ञानेंद्र के फादर 1990 में डेमोक्रेसी लेकर आ गए थे, तो तब से वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चल रही थी. लेकिन किंग ज्ञानेंद्र ने क्या करा कि धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को मोनार्की में कन्वर्ट कर दिया. वहाँ पे जो डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करी थी उसको धीरे धीरे हटा दिया और पूरी तरह से मोनार्की में उसको एस्टैब्लिश कर दिया. अब इसके अगेंस्ट वहाँ के लोगों ने, माओइस्ट एंड आर्मी पीपल जितने भी लोग थे वहाँ के, उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमें ये सिस्टम नहीं चाहिए. और ये प्रोटेस्ट 2002 से 2008 तक चला और 2008 में जाकर नेपाल वापस से एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई थी. तो जब वो डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई तो वहाँ के लोगों ने दे रोट अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, दे हेल्प इन राइटिंग द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. तो अब वो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन कैसे लिखेंगे? जैसी कंट्री में वो रहना चाहते हैं, जो रूल्स वो चाहते हैं, जैसा वो एस्पायर करते हैं वैसा ही लिखेंगे. तो हमें फर्स्ट पॉइंट से क्या समझ आया कि it lays out certain ideals that citizens aspire to live in. Second point is to define the country's political system. और हमें क्यों चाहिए constitution? To define a country's political system. The third point is it sets certain rules and principles which must be agreed by all people. Also, it guarantees right to equality. It lays rules to guard against misuse of power. अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझेंगे. सपोज कि एक क्लास में टीचर मॉनिटर को बोल के गई है कि माइंड करके रखना, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ. तो जब वो जाती है क्लास से तो मॉनिटर क्या करता है? मॉनिटर बोलता है, ऐसे रैंडमली किसी भी बच्चे को बोलता है कि आज मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा टीचर से. जब वो वापस आएंगी तुम्हें मार पड़ेगी तो बहुत मजा आएगा. जब टीचर वापस आती है तो वो झूठ मूठ में उस बच्चे की शिकायत बोल देता है और टीचर उस बच्चे को फिर डांटती है या मारती है. तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो अथॉरिटी एक मॉनिटर के पास थी, जो पावर उसके पास थी, उसका उसने गलत यूज किया, मिस यूज किया. तो कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसे ही रूल्स बनाता है सो दैट इट कैन गाइड अगेंस्ट द मिसयूज of authority or power by our political leaders. Checks that dominant group is not using its power against the less dominant group. Example, suppose एक क्लास में दो ग्रुप्स हैं, एक बॉयज का एक गर्ल्स का. बॉयज का ग्रुप्स मेजॉरिटी में गर्ल्स के ग्रुप से थोड़ा ज्यादा है और गर्ल्स का ग्रुप जो है कम है. अब गेम्स के पीरियड में उनको खेलना है, बॉयज को खेलना है क्रिकेट और गर्ल्स को खेलना है बास्केटबॉल. तो टीचर बोलती है कि मेजॉरिटी से डिसाइड करो, जिसमें मेजॉरिटी ज्यादा होगी हम वही गेम खेलेंगे. तो अब किसकी मेजॉरिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली बॉयज की मेजॉरिटी ज्यादा है. तो इस पॉइंट से हम ये एक्सप्लेन करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन ये भी चेक करता है कि जो डोमिनेंट ग्रुप है वो लेस डोमिनेंट ग्रुप को ओवर रूल ना करे. And it ensures that minorities are not excluded from anything that is routinely available to the majority. ये इंश्योर करता है कि हम माइनॉरिटीज़ को किसी भी चीज़ से एक्सक्लूड ना करें, फैसिलिटीज़ और राइट से एक्सक्लूड ना करें जो हम मेजॉरिटी को दे रहे हैं. एंड इट सेव्स यू फ्रॉम टेकिंग डिसीजंस दैट कुड एडवर्सली अफेक्ट द सोसाइटी एज अ होल. फॉर एग्जाम्पल, कल आपका टेस्ट है क्लास में एंड यू ऑल्सो हैव टू वॉच योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम. अब आप टेस्ट के लिए पढ़ोगे या टीवी प्रोग्राम देखोगे? ऑब्वियसली टेस्ट के लिए पढ़ोगे. अब इमेजिन करो अगले दिन जब आप टेस्ट देने क्लास में गए एंड यू नो ऑल द आंसर्स ऑफ दैट टेस्ट. क्या होता अगर आप टीवी देखने बैठ जाते? क्या आपको वो क्वेश्चंस कर पाते, उनको आंसर कर पाते एग्जाम में? नहीं कर पाते. सो सिमिलरली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हेल्प अस फ्रॉम टेकिंग दोज डिसीजंस दैट कुड एडवर्सली अफेक्ट आवर सोसाइटी. So these are the points which we have studied under the topic that why do we need a constitution. Now let's move to the next point, that is key features of Indian constitution.
अब क्या हुआ था कि बाय द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तो हमारी कंट्री में इंडियन नेशनल मूवमेंट चल रहा था। अब वो इंडियन नेशनल मूवमेंट क्या है, जो हमारी कंट्री के लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, दे वर स्ट्रगलिंग टू गेट द इंडिपेंडेंस। और जब वो स्ट्रगल कर रहे थे इंडिपेंडेंस पाने के लिए, तब उनके माइंड में क्या आया कि इतने समय तक, इतने लंबे समय तक कॉलोनियल रूल के अंडर रहते हुए वो एक फ्री कंट्री चाहते थे, एक डेमोक्रेटिक कंट्री चाहते थे, जहाँ पे हर एक सिटीजन के पास इक्वल राइट्स हो। अब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट लाने के लिए क्या करना पड़ा? Hence, a group of 300 people became the members of Constituent Assembly in 1946. And Dr. Baba Saheb Ambedkar was the chairman of this drafting committee. अब इतनी बड़ी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमारे पास चैलेंजेस भी उतने सारे हमें फेस करने पड़े बनाने से पहले। क्या क्या? सबसे पहला डाइवर्सिटी। हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है, इतने तरह तरह के लोग हैं, सबको ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। दूसरा क्या कि पार्टीशन, जो पार्टीशन हुआ था इंडिया का और पाकिस्तान का, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। कुछ लोग वहां चले गए थे, कुछ यहाँ रह गए थे, कुछ स्टेट्स का भी यहाँ तक ही पार्टीशन हो गया था। और तीसरा क्या चैलेंज हमें फेस करना पड़ा कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स क्या होते हैं? जो पहले राजा रजवाड़ा हुआ करते थे, ये सब लोग, इनको कैसे हम एक साथ लेकर आए, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरा किया था। सभी चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। और क्या क्या की फीचर्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखे? द फर्स्ट वन इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म क्या होता है कि जिस कंट्री में जहां पर एक से ज्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म। और हमारी कंट्री में कितने लेवल ऑफ गवर्नमेंट है? पहला सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल लेवल। सेंट्रल लेवल पे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आते हैं, स्टेट लेवल में हमारे गवर्नर्स और सीएम्स आते हैं, एंड लोकल लेवल में पंचायती राज सिस्टम आता है। Our second feature is parliamentary form of government. Our parliament is divided into 3 parts, that is president, Lok Sabha and Rajya Sabha. अब इनके members कैसे elect होते हैं? They are elected through elections with the principle of universal adult franchise. अब इसका क्या मतलब है कि सारे 18 ईयर से ऊपर के लोग, they have right to vote irrespective of their caste, religion, gender, etc., etc. And when they cast their vote, they select their representatives. The third feature is separation of power. Now, according to the Constitution, there are 3 organs: legislature, executive and judiciary. Legislature क्या करता है? दे आर द लॉ मेकिंग बॉडीज, जो हमारी कंट्री में लॉज बनाते हैं। एग्जीक्यूटिव आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ, एंड जुडिशरी प्रोवाइड जस्टिस टू द पीपल। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सब जुडिशरी के अंडर आते हैं। सो इट इंश्योर्स दैट द पावर इज सेपरेटेड और डिवाइडेड इक्वली in the 3 organs of our government. The fourth feature are the fundamental rights. Fundamental rights are the basic rights which a person or a citizen gets in a country to live a better life, or you can say to live life with dignity. वो rights जो एक इंसान को, एक सिटीजन को उसकी कंट्री में मिलते हैं ताकि वो एक बेटर लाइफ जी सके। द फर्स्ट वन इज राइट टू इक्वालिटी, वेरी इंपॉर्टेंट। दैट मीन्स ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ। नो वन, no citizen can be discriminated against on the basis of their religion, caste or sex. Second is right to freedom. This includes the right to freedom of speech and expression, and you have the right to move freely and reside in any part of the country, and right to practice any profession, occupation or business. The third is right to freedom of religion. That means every citizen has the right to choose or to profess or practice any religion of their choice.
The fourth one is right against exploitation. Now this states that our constitution prohibits ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर एंड चाइल्ड लेबर. अगर कहीं भी आप इनमें से कुछ होता देख रहे हैं तो आपका हक है टू फाइल योर केस अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. यू कैन फाइल योर केस अगेंस्ट दीज एक्सप्लॉयटेशंस. The fifth one is the cultural and educational rights. अब ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन का कल्चर अडॉप्ट कर सकते हो, लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हो, उनका ट्रेडिशन अडॉप्ट कर सकते हो. ऑल्सो यू हैव ऑल द एजुकेशनल राइट्स. The last one, that is the sixth one, is right to constitutional remedies. अब ये क्या है? ये एक सपोर्टर की तरह एक्ट करता है of all the rights given above. कि अगर आपका ऊपर दिए गए कोई भी राइट, कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है by the state, so you can move to the court. Hope that you found this explanation useful, and if you like it, give it a thumbs up, share it, comment down your suggestions and subscribe. Till then, stay safe and stay healthy.